हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन वितान का चैप्टर नंबर 4 डायरी के पन्ने, इसके क्वेश्चनों के आंसर। पहला क्वेश्चन है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। इल्या इहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। तो इसका आंसर है, एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है जिसने भूमिगत रहते हुए उस यातना अत्याचार को भोगा है जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को दी जा रही थी। साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का प्रमाण भी है, क्योंकि इसमें एन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं का वर्णन करने के साथ साथ वहाँ की राजनैतिक स्थिति एवं युद्ध की विभीषिका का भी जीवंत वर्णन किया है। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा था। गेस्टापो छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालती और यातना गृह में भेज देती। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। यहूदी अज्ञातवास में रहते हुए निरंतर अंधेरे कमरों में जीने को मजबूर थे। उनके पास राशन एवं बिजली का कोटा था। उनके पास फटे पुराने कपड़े एवं जूते थे। उनके सामने की कोई सुरक्षा नहीं थी। उनके सामान की कोई सुरक्षा नहीं थी। हर तरफ भय आतंक का माहौल था। लोग खुली सड़क पर चलने से डरते थे। उन्हें एक अमानवीय जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा। हिटलर की नाजी फौज का खौफ उन्हें हर वक्त आतंकित करता रहता था। इसलिए इल्या इहरनबुर्ग की यह टिप्पणी की, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है, जो सर्वमान्य एवं सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसने डायरी लेखन का कारण छिपा है? तो इसका आंसर है, यह सत्य है कि लेखक आत्म अभिव्यक्ति के लिए लिखता है। यदि उसे कोई साधन अभिव्यक्ति का नहीं मिलता है तो वह स्वयं ही अपना साधन खोज लेता है। ऐसा ही एन ने किया था। एन भी अपने अनुभवों को डायरी के माध्यम से व्यक्त करती है। पढ़ाई के लिए उसे कई बार डांट फटकार मिलती है। वह एक जगह लिखती है, मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियाँ और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। तथा दूसरे स्थान पर वह कहती है, लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को तीसमार खां समझने वाली क्यों मानते हैं। ऐसे बहुत से विचार उनके मन में उमड़ते रहते थे जिन्हें वह कह नहीं पाती थी। इन 8 सदस्यों के समूह में सबसे छोटी थी। उसकी माँ उसे सिर्फ उपदेश देती थी, सुनती नहीं थी। पीटर उसे पसंद था, लेकिन वह भी उसकी भावनाएं नहीं समझता था। वह प्रकृति निहारना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, किंतु कोई रास्ता न देखकर एन ने अपनी भावनाएं डायरी के माध्यम से प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करे या न करे अथवा कितने बच्चे पैदा करे, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के
13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन को औचित्य ढूंढें। इसका आंसर है एन के अनुसार औरतों को उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में वे शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल में स्थिति बदल गई है। सौभाग्य, शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है। औरतें ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए न जाने कितनी तकलीफ़ों से गुजरती है और संघर्ष करती है। वह जितना संघर्ष एवं श्रम करती है उतना तो सिपाही भी नहीं करते। इन के कहने का कतई मतलब बिल्कुल नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए, बल्कि अपने अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। वह समाज के लिए औरतों का योगदान सर्वोपरि मानती है। एन सिर्फ इतना चाहती है कि समाज औरतों के योगदान को सराहे और उसका सम्मान करे। नेक्स्ट प्रश्न है, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। तो इसका आंसर है एन की डायरी से हमें उसके जीवन व तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं का वर्णन करने के साथ साथ वहाँ की राजनीतिक स्थिति एवं युद्ध की विभीषिका का जीवन वर्णन किया गया है। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। गेस्टापो छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालती और यातना गृह में भेज देती। हिटलर के घायल सैनिकों में हिटलर से हाथ मिलाने का जोश, अराजकता का माहौल आदि। साथ ही यह डायरी एन के पारिवारिक सुख दुख और भावनात्मक स्थिति को भी प्रकट करती है। गरीबी, भुखमरी, अज्ञातवास में जीवन व्यतीत करना, दुनिया से बिल्कुल कट जाना, पकड़े जाने का डर, आतंक, ब्रिटेन से हॉलैंड को मुक्त कराने का प्रयास, हिटलर का सैनिकों से साक्षात्कार आदि परिस्थितियों का वर्णन है। इस तरह यह डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज होने के साथ साथ एन के जीवन के सुख दुख का चित्रण भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की होगी? तो इसका आंसर है एन जब अज्ञातवास में थी तब उसकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। यह ऐसी अवस्था होती है जब मन में उत्सुकता जिज्ञासा होती है, मन समाधान चाहता है। अज्ञातवास में एन से बातें करने वाला और उसके भावों को समझने वाला कोई नहीं था और बड़ों की बातें सुन सुनकर वह ऊब गई थी। वह एक निर्जीव गुड़िया को काल्पनिक मित्र बनाती है और उसे संबोधित कर अपनी बातें पन्नों में अंकित करती रहती है और यह चिट्ठियाँ डायरी की शक्ल में बदल जाती हैं।